कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अमर सिंह डूडी आज फिर से हिंदी की क्लास शुरू कर रहा हूं। आज जो हिंदी का बिंदु लेकर चल रहा हूं वह बिंदु रीट, एलडीसी, हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड, हाई कोर्ट एलडीसी, इसके अलावा पटवार, ग्राम सेवक के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस बिंदु को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट सीरीज़ को लेकर के आप इनके प्रश्नों को भी हल करें। देखिए, नया बिंदु कौन सा शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में जो विकारी शब्द हैं वो विकारी शब्द, जैसा कि आपको मालूम होगा, ये विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो पहला बिंदु आता है, पहला प्रकार आता है संज्ञा का। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। ये बिंदु जिसमें से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि संज्ञा शब्द है, इसकी रचना कैसे हुई है। इसकी रचना हुई है सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा, इसका मतलब इसमें जो संधि का नाम पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्योंकि व्यंजन संधि की एक खासियत होती है, जोड़ से पहले वाला वर्ण यदि हलंत है, जोड़ से पहले वाला वर्ण यदि स्वर रहित है, तो इसका मतलब है वहाँ पर व्यंजन संधि ही मानी जाती है। अब बात करते हैं कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। यानी किसी का भी नाम, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति विशेष का हो, चाहे वो नाम किसी वस्तु विशेष का हो, या वो नाम किसी शहर नगर का हो, तो वहां पर वो संज्ञा का रूप माना जाता है। बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि संज्ञा को हम पहचाने कैसे। जैसे एक उदाहरण है कि ये एक स्थिति है लड़का, ये शब्द है लड़का। अब ये लड़का शब्द है, इसमें संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, क्योंकि लड़का है वो किसी वर्ग का नाम है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे ये रूप है कि जयपुर। जयपुर, इसका मतलब ये किसी स्थान का नाम है, ये किसी स्थान का नाम है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने शब्द है सौंदर्य। ये शब्द है सौंदर्य। देखिएगा, लड़का जो शब्द है, ये लड़का शब्द है, इसको यदि हम बात करें कि क्या लड़का शब्द है इसका नापतोल होता है, तो इसका नापतोल होता है। जयपुर शब्द है, इसका भी नापतोल है। लेकिन जैसे आपके सामने तीसरा उदाहरण है सौंदर्य, इसका कोई नापतोल नहीं है। मैंने तीनों उदाहरण इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हमारे प्रश्न बनना है वो संज्ञा के भेदों में से बनना है। संज्ञा के जो भेद होते हैं वहाँ से हमारे सामने प्रश्न आना है कि भाई जैसे कोई भी शब्द दे दिया और उसमें पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, या फिर प्रश्न दे देंगे कि जातिवाचक संज्ञा का निम्न में से उदाहरण कौन सा है। तो हमारे सामने प्रश्न इस तरह से आने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि संज्ञा के जो भेद होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करें। तो देखिएगा, संज्ञा है उसके 3 भेद माने जाते हैं। उसके 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद आता है वो आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये रूप है। अब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम किस रूप से पहचानें, जातिवाचक संज्ञा को हम किस रूप में पहचानें, भाववाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करें। तो देखिएगा, मैं आपके सामने इसकी पहचान भी बता रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना, क्योंकि उदाहरण कोई भी हो सकता है। रटंत विद्या हमारे सामने यहाँ कोई कारगर साबित होने वाली नहीं है। हमें केवल दिमाग में ये चीज़ बैठानी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होगी, जातिवाचक संज्ञा कहाँ होगी और भाववाचक संज्ञा कहाँ पर होगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम उन्हीं पर ज़्यादा चर्चा करेंगे जहां से हमारे सामने प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने दो चीज़ें हैं, दो उदाहरण हैं। एक मैंने लिख दिया है कि जैसे नाम लिख रहा हूं मैं कि कमल, मैंने ये नाम लिखा है कमल, और एक मैंने यहाँ पर एक शब्द और नाम में ले लिया जैसे छात्र, छात्र। अब इन दोनों को, कमल शब्द है और एक शब्द छात्र शब्द, इन दोनों को हम देख सकते हैं, इन दोनों को हम देख सकते हैं, इनका नाप तोल भी है। अब ध्यान दें, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में हम अंतर कैसे करें। भाववाचक संज्ञा है वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है और जातिवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है। देखिएगा, यदि इस संसार में, इस जगत में जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसका नापतोल है, वहाँ पर या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती। जिसका नापतोल है, जिस शब्द का नापतोल है, जिसको हम देख सकते हैं, वहाँ पर या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी। अब हमें अंतर यही समझना है कि कौन से में तो व्यक्तिवाचक माने और कौन से में जातिवाचक माने, हमें यही ध्यान करना है। तो देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों को हम अलग कैसे करें, कैसे दोनों की अलग अलग पहचान करें। तो देखिएगा, यहाँ पर कमल और छात्र शब्द लिखे हुए हैं। यदि इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जिसका नापतोल है, वहां पर या तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। अब देखो, कमल और छात्र शब्द है, कमल रूप है वो भी दिखाई देता है और छात्र रूप है वो भी दिखाई देता है। इसका मतलब इन दोनों में या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, इन दोनों में से ही होना है। तो देखो, हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक किस में से कौन सा रूप माने, तो यहाँ छात्र शब्द है। इस छात्र शब्द का यदि हम बहुवचन बना सकते हैं, यदि बहुवचन रूप बनता है, जो रूप एक से ज्यादा का बोध कराता है, जो बहुवचन का बोध कराता है, वहां पर तो जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और जो केवल एक वचन का रूप बोध करा रहा है, जिसका बहुवचन नहीं बनता, जो इस संसार में केवल एक रूप में मौजूद है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब यहां पर आप देखें, छात्र शब्द है, ये दिखाई भी दे रहा है और इसका नापतोल भी होता है। इसका मतलब है यहाँ या तो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। लेकिन ध्यान दें, छात्र शब्द का बहुवचन बन सकता है। जैसे हम छात्रों बोलते हैं, इसका मतलब इसका बहुवचन बन रहा है, और बहुवचन बन रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमल शब्द है। अब कमल शब्द है, इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, कमल का कमलों नहीं बनता। इसका मतलब केवल एक रूप मौजूद है, और जब एक ही रूप मौजूद है जिसका बहुवचन रूप नहीं है, इसका मतलब ये संज्ञा कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। जैसे आपके सामने शब्द है नगर, ये नगर शब्द है। अब इस नगर शब्द का हम समूह बना सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वाक्य लूँ कि भारत के नगरों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब नगर का बहुवचन बन गया नगरों। अब बहुवचन बन गया, इस नगर शब्द का नापतोल भी है और नगर दिखता भी है, और नापतोल है, दिखता है, इसका मतलब या तो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। और यदि इसका समूह बना सकते हो, इसका बहुवचन बना सकते हो, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? ये जातिवाचक हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया जयपुर। अब ये जयपुर शब्द है, अब इसका नापतोल है, जयपुर शब्द का नापतोल है कि भाई जयपुर है वो इतने किलोमीटर में बसा हुआ है, इसका मतलब इसका क्षेत्र रूप जो है वो निश्चित है। तो ये संज्ञा कौन सी हुई? ये संज्ञा हुई या तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। लेकिन इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, जयपुरों नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा हुई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो कहने का मतलब है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का हम अंतर समझें, यदि दोनों में अंतर भेद करें तो हमें यह ध्यान करना पड़ेगा कि कौन से शब्द का समूह बनता है, कौन सा शब्द केवल एक वचन में रहता है, वहां पर हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की पहचान कर लेंगे। और उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे मान लो यहां पर और उदाहरण देखें, यहां पर एक शब्द है ढाणी, ये शब्द है ढाणी,
अब इसे ढाणी शब्द में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्द में, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाओं में से एक है। तो देखिए ढाणी शब्द है, इसका नाप तोल है, कोई भी ढाणी है वो निश्चित क्षेत्र में बसी हुई है, इसका मतलब या तो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। अब इसका यदि हम बहुवचन बनाते हैं तो जातिवाचक हो जाएगी, और यदि एक शब्द केवल एक वचन में रहता है तो फिर वो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही देखो हम इस ढाणी शब्द है तो यहाँ पर हम इसका बहुवचन बना सकते हैं कि ढाणियाँ दूर दूर तक बसी हुई है, तो इसका मतलब इसका बहुवचन बन रहा है, और बहुवचन बन रहा है तो कौन सी संज्ञा हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। यदि यहाँ पर हम विशेष रूप से किसी का नाम लिख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने नाम लिख दिया महलों की ढाणी, महलों की ढाणी। अब यहां पर किसी विशेष का नाम आ गया। अब जब विशेष का नाम आ गया तो यहां पर कौन सी संज्ञा हो गई, यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मान लो यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं शहर। अब शहर एक है या अनेक है, शहर तो अनेक है, इसका मतलब इसका बहुवचन बना सकता है, शहर से शहरों बना सकते हो आप, और शहर से शहरों बन सकता है तो इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन जैसे ही हम किसी शहर का नाम लिखें, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं रायपुर। अब रायपुर एक है या अनेक है, तो रायपुर तो एक ही है, इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा हो गई, रायपुर में कौन सी संज्ञा हुई, यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मान लो यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं देश, देश शब्द लिख रहा हूं, तो देश शब्द में कौन सी संज्ञा हुई, देश एक है या अनेक है, तो देश तो बहुत सारे हैं, इसका मतलब इसका समूह बन सकता है, और समूह बन सकता है तो कौन सी संज्ञा हो गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। और जैसे किसी देश का नाम हमने लिखा, अमेरिका शब्द लिख दिया। अब अमेरिका एक है या अनेक है, अमेरिका का समूह बन सकता है क्या, इसका मतलब इसका समूह नहीं बन सकता, अमेरिका तो एक ही है, और एक है तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पर एक शब्द मैं लिख रहा हूँ कि यमुना, यमुना शब्द है। अब यमुना किसी का नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, चाहे किसी नदी का नाम हो। अब नाम आ गया तो यहाँ पर इसका बहुवचन नहीं बन सकता, और बहुवचन नहीं बन सकता, इसका समूह नहीं बन सकता, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, ये संज्ञा हो गई आपकी व्यक्तिवाचक। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूं नदी, नदी शब्द लिखता हूं, तो नदी एक है या अनेक है, तो नदी तो बहुत सारी है, इसका बहुवचन बन सकता है, नदियां, इसका बहुवचन बन सकता है, इसका मतलब है यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में यदि हमें अंतर करना है तो हमें यह देखना है कि कौन सा शब्द समूह का बोध कराता है और कौन सा शब्द केवल एक का बोध कराता है। यदि केवल एक का बोध कराता है तो वहां पर तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो समूह का बोध कराती है, जो रूप संज्ञा समूह का बोध कराता है, या हम ये कहें बहुवचन के रूप में बदल रहा है, तो वहां पर फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में यदि भेद करते हो तो हमें ये स्थिति अपनानी है कि इस जगत में, इस संसार में हमें जो कुछ दिख रहा है, जिसका नाप तोल है, तो उसमें केवल दो ही प्रकार की संज्ञाएं हो सकती हैं, या तो व्यक्तिवाचक हो सकती है या जातिवाचक हो सकती है। अब हमें अंतर यह करना है कि किस में तो व्यक्तिवाचक माने और किस में जातिवाचक माने। तो हमें यह देखना है कि जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है उस शब्द को यह ध्यान करना है कि उस शब्द का बहुवचन बनता है क्या, उस शब्द का समूह बनता है क्या, वो शब्द एक से ज्यादा संख्या का बोध कराता है क्या। यदि वो शब्द एक से ज्यादा संख्या का बोध कराता है तो वहां पर फिर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जो केवल एक वचन में मौजूद है, जो बहुवचन में नहीं बदल रहा, जो समूह का बोध नहीं करा सकता, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे मानो मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं कि किस क्रमांक में, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि किस क्रमांक में जातिवाचक संज्ञा
नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये स्थिति है प्रश्न की। पहला ऑप्शन आपके सामने है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये देखना है। जैसे मान लो आपके सामने शब्द है ग्रंथ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जैसे पुस्तक, पुस्तक। तीसरा ऑप्शन है, ग्रंथ पहला है, दूसरा पुस्तक है, तीसरा है जैसे नारी, जैसे चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है यदि हम ध्यान दें हिंदी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, किस क्रमांक में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यदि आपने मेरे द्वारा बताया हुआ फार्मूला अपना लिया कि अब चारों रूप हैं, जैसे ग्रंथ है, पुस्तक है, नारी है, हिंदी है, चारों दिखते हैं, चारों का नाप तोल है, तो चारों में या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से तीन में जातिवाचक संज्ञा, एक में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो आपको पहचान करना है और इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको कॉमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको ध्यान करना है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पशुओं के नाम हैं, देखिएगा पशुओं के नाम हैं, जानवरों के नाम हैं, वो पशु और जानवरों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में ही माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये शब्द है पशु, पशु शब्द है, यहां पर भी जातिवाचक संज्ञा है, और पशु का नाम जैसे आ गया गाय, पशु का नाम आ गया गाय, तो इस गाय शब्द में भी जातिवाचक है, क्योंकि इस शब्द का भी बहुवचन बनता है, इस शब्द का भी क्या बनता है, बहुवचन बनता है। लेकिन जैसे मान लीजिए यहां पर मैं विशेष रूप से नाम लिखूं कामधेनु, शब्द क्या है, कामधेनु, ये शब्द है। अब यहां कामधेनु शब्द है, इसमें क्या है, ये भी गाय का ही नाम है, ये कामधेनु शब्द है, ये गाय का नाम है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। पशु का बहुवचन पशुओं बन सकता है, गाय का गायें बन सकता है, लेकिन कामधेनु का कामधेनुओं, कामधेनु का बहुवचन रूप नहीं होता। इसका मतलब है यहां पर जाकर के कौन सी संज्ञा आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, जबकि यहां दोनों रूप क्या हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पशु का नाम हो, जानवर विशेष का नाम हो, जंतु विशेष का नाम हो, तो वहां पर ये दोनों शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, और फिर उस पशु विशेष की स्थिति नाम में आ जाती है, तो वहां पर फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो ये तो अपना रूप हो गया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करें। तीसरा रूप आता है, संज्ञा के तीसरे भेद में रूप आता है, तीसरे भेद में स्थिति बनती है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में पहचान की बात करें तो हमें यह ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में तो जो कुछ शब्द आ रहा था वो दिख रहा था, उसका नापतोल था, लेकिन भाववाचक संज्ञा में केवल हम मन से महसूस करने वाले रूप को शामिल करेंगे। यानी भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनको हम न तो नाप तोल सकते, न उनको देख सकते, हम केवल मन से महसूस कर सकते हैं, और मन से महसूस करने वाले रूप होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये रूप है, ये स्थिति है ममता, ये शब्द है, ये शब्द है ममता। अब यहां पर हमारे दिमाग में सीधा आ जाता है कि ममता तो किसी का नाम है, या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं, ममता एक भाव है। जैसे मान लीजिए आपके सामने शब्द है एकता, आपके सामने शब्द क्या है, एकता शब्द है, यह भी केवल एक भाव है। ममता शब्द है, एकता शब्द है, ये केवल भाव है, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं।
यदि वाक्य में इसका प्रयोग नाम विशेष में होता है तो ही वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। यहां पर ये जो शब्द है ममता और एकता, इनमें यदि अकेले रूप आ गए कि ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन वाक्य में यदि ये किसी नाम का बोध करा रहे हैं तब वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये उदाहरण है कि ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो निश्चित रूप से बताओगे भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहां पर मैं एक वाक्य में इसका प्रयोग कर लेता हूं कि ममता कॉलेज में पढ़ती है, ममता कॉलेज में पढ़ती है। अब यहां पर इस शब्द को रेखांकित कर दिया, कॉलेज में पढ़ती है, इस शब्द को रेखांकित कर दिया, ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहां पर ये नाम विशेष के लिए है, यहां किसी लड़की विशेष के नाम के लिए ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है। यहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, यहां पर कौन सी संज्ञा होगी, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो मेरे कहने का मतलब है ममता शब्द है, एकता शब्द है, इन शब्दों में यदि अकेले देकर के प्रश्न किया जा रहा है तो भाववाचक संज्ञा बतानी है, और वाक्य में प्रयोग करके इनको व्यक्ति विशेष के रूप में प्रकट किया जा रहा है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, वहां पर फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो देखो भाववाचक संज्ञा के और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे यहां पर शब्द है मिठाई, मिठाई शब्द है, और एक शब्द है मिठास, दो शब्द है मिठाई मिठास, ये शब्द है, और एक शब्द है मीठा, मीठा। तीन शब्द आपके सामने। अब देखिए मिठाई शब्द है, मिठाई दिखती है क्या, मिठाई का नापतोल है, तो बिल्कुल मिठाई दिखती है, मिठाई का नापतोल है, इसीलिए हम दुकान पर जाकर के ये कहते हैं कि 1 किलो मिठाई दो। इसका मतलब है इसका नापतोल है और वो दिख रही है, और दिख रही है नापतोल है, इसका मतलब या तो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। अब यदि इस शब्द का बहुवचन बनता है तो जातिवाचक हो जाएगी, और ये शब्द केवल एक वचन में रहता है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो मिठाई से क्या बनता है, मिठाइयां बनता है, मिठाई से मिठाइयां शब्द बनता है, ये शब्द बनता है। इसका मतलब यहां पर कौन सी संज्ञा हो गई, यहां पर इस शब्द में कौन सी संज्ञा हो गई, इस शब्द में जातिवाचक हो गई। अब दूसरा शब्द आता है मिठास, मिठास शब्द है, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसका नापतोल नहीं है, मिठास दिखता नहीं है, महसूस करने वाला रूप है, और महसूस करने वाला रूप है तो इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। और ये मीठा, ये शब्द क्या है, मीठा। अब ये शब्द देखिए, इन दोनों को आप वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे मैं एक तो लिखता हूं आम मिठास है, आम मिठास है, एक वाक्य तो ये है, और एक वाक्य में लिखता हूं आम मीठा है, आम मीठा है। इन दोनों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा बना, दोनों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा बना, तो दोनों में से जो शुद्ध वाक्य बना है, जो शुद्ध वाक्य बना है वो तो हो जाएगा विशेषण, और जो वाक्य अशुद्ध बना है वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब देखो आम मिठास है, इस मिठास के कारण क्या बना, ये वाक्य अशुद्ध बन गया, अशुद्ध बन गया, तो इसका मतलब ये मिठास शब्द क्या माना जाएगा, भाववाचक संज्ञा का रूप माना जाएगा। इस शब्द के कारण ये वाक्य क्या बना है, शुद्ध बना है। अब शुद्ध बना है तो ये जो शब्द है ये विशेषण माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण और मैं आपके सामने लिखूं, जैसे बच्चा सुंदर है, बच्चा सुंदर है, एक तो ये लिख दिया बच्चा सुंदर है, और एक मैंने ये लिख दिया बच्चा सौंदर्य है, बच्चा सौंदर्य है। इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य है वो शुद्ध है और एक वाक्य है वो अशुद्ध है। जो वाक्य शुद्ध बन रहा है और जिस शब्द के कारण बन रहा है वहां पर तो माना जाएगा विशेषण। क्या माना जाएगा, विशेषण। और जिस शब्द के कारण वह वाक्य अशुद्ध बना है वो माना जाएगा भाववाचक संज्ञा।
कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है विशेषण और भाववाचक संज्ञा में भी कई बार पहचान करने में दिक्कत आती है, परेशानी महसूस होती है। तो हम इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करके दोनों शब्दों को देख सकते हैं, और वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो एक वाक्य तो शुद्ध बनेगा, एक वाक्य अशुद्ध बनेगा। जो शुद्ध वाक्य बन रहा है वो शब्द तो होगा विशेषण, और जो अशुद्ध वाक्य बन रहा है उसमें होगा भाववाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाववाचक संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, उनका नापतोल नहीं कर सकते, केवल मन से महसूस करने वाले रूप होते हैं। इसलिए भाववाचक संज्ञा की पहचान भी हम आसानी से इस आधार पर कर सकते हैं। जैसे और उदाहरण देखें, भाववाचक संज्ञा के और रूप देखें। जैसे ये स्थिति आपके सामने रूप है, जैसे एक शब्द है विधवा, विधवा शब्द है, और एक शब्द है वैधव्य, वैधव्य। ये दो रूप हैं, एक विधवा शब्द है, एक वैधव्य शब्द है। मैं एक वाक्य और ले रहा हूं, एक शब्द और ले रहा हूं। एक शब्द है सूर और एक शब्द लिख रहा हूं मैं शौर्य, शौर्य। दो रूप है। अब देखिए, ये पहला जो शब्द है विधवा, विधवा शब्द है। अब ये जो शब्द है ये किसी की विशेषता हो सकती है कि वह औरत विधवा है, और एक मैं लिखूं वह औरत वैधव्य है। इसका मतलब वह औरत विधवा है, ये वाक्य क्या बना? शुद्ध बना। वह औरत वैधव्य है, ये वाक्य क्या बन गया? अशुद्ध बन गया। तो ये स्थिति तो किसकी हो गई? विशेषण की हो गई। और जिससे अशुद्ध बन रहा है वो कौन सा हो गया? वो भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार ये सूर है, वह सूर है यानी वीर है, तो ये किसी की विशेषता है, ये विशेषण हो गया। वह शौर्य है, इसका मतलब ये वाक्य शुद्ध नहीं है। और यहां पर मैं बता दूं कि विधवा से वैधव्य बनाया, सूर से शौर्य बनाया। इन दोनों शब्दों में, वैधव्य और शौर्य शब्दों में, यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और ध्यान रहे, यदि किसी मूल शब्द में यह प्रत्यय लगा देते हैं तो बनने वाला नया शब्द हमेशा सदैव कहें वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे मान लो ये शब्द है स्वतंत्र, ये स्वतंत्र शब्द है, वह स्वतंत्र है, ये विशेषता हो सकती है। भारत स्वतंत्र है, यह भारत की विशेषता हो सकती है। लेकिन जैसे ही इसमें आप यह प्रत्यय जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? यह प्रत्यय जोड़ोगे तो नया शब्द क्या बन जाएगा? स्वातंत्र्य। क्या बन जाएगा? स्वातंत्र्य। अब ये जो नया शब्द बन गया, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कहने का मतलब है, यदि किसी मूल शब्द के अंत में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वहां पर कौन सा संज्ञा का रूप माना जाएगा? वहां पर भाववाचक संज्ञा का रूप माना जाएगा। यह प्रत्यय जोड़ने की स्थिति मैं बता दूं, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब भी हम इसका जिक्र करेंगे। यह प्रत्यय जोड़ने का क्या नियम है, हम कैसे पहचान करें कि इस शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो देखिए, यदि मूल शब्द के अंत में यह प्रत्यय जोड़ना है तो ध्यान दें, मूल शब्द के प्रथम पूर्ण वर्ण में क्या परिवर्तन होगा? यदि मूल शब्द के प्रथम पूर्ण वर्ण में किसकी मात्रा है? यदि ए या आ की मात्रा है, ए या आ की मात्रा है, मूल शब्द के प्रथम पूर्ण वर्ण में यदि ए या आ की मात्रा है और उस मूल शब्द के अंत में हम यह प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो यह प्रत्यय जोड़ने पर वह ए या आ की मात्रा आ में बदलेगी, आ में बदलेगी। ए की है तो आ में बदल जाएगी, आ की है तो आ में रह जाएगी। दूसरी स्थिति, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई, दीर्घ ई या ए की मात्रा है, ई बड़ी ई या ए की मात्रा है
और उस मूल शब्द में हम यह प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो वो ई बड़ी ई या ए की मात्रा किस में बदलेगी? वो किस में बदलेगी? वो बदलेगी आई में। किस में बदलेगी? आई में बदलेगी। यदि प्रथम पूर्ण वर्ण में उ या बड़ा उ या ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो यह प्रत्यय लगाने पर वो मात्रा किस में बदलेगी? औ में बदलेगी। एक तो ये बदलाव करना पड़ता है जब हम मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? यह प्रत्यय जोड़ते हैं। इसके अलावा दूसरा बदलाव क्या करना है? दूसरा बदलाव क्या करना है? दूसरा बदलाव करना है, मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित किया जाता है। मूल शब्द के अंतिम वर्ण को क्या किया जाता है? स्वर रहित किया जाता है। जैसे यहां पर ये मूल शब्द का अंतिम वर्ण ये है और इस व में आ जुड़ा हुआ है, उसको स्वर रहित करोगे तो ये आधा हो गया। यहां मूल शब्द का अंतिम वर्ण र है, जैसे ही हम इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये र क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। इसी कारण ये स्थिति बनी है। और दूसरी स्थिति मैं बता दूं, पहले भी आपके सामने रखी है कि यह प्रत्यय यदि किसी मूल शब्द में जुड़ा हुआ है तो वहां फिर हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। वहां पर कौन सा संज्ञा का रूप माना जाएगा? वहां पर भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह देखना है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के क्या रूप होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करें? तो एक छोटा सा रूप आपके सामने रखा है। इसके बाद में इसके यानी भाववाचक संज्ञा किस किस से मिलकर बनती है, इसके अलावा वर्तमान समय में जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद किए गए हैं, वो हम अगली क्लास में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।